हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने प्यारे से साइंस दीवाने विद्याकुल यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो साथियों? उम्मीद करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा आप सभी को पता है कि अपने यहाँ भैया स्टार्ट हो गई क्लास 12 का की केमिस्ट्री की क्लासेस और लगातार सिलेबस को हम कंप्लीट कराते जा रहे हैं। और हमने प्रीवियस सेशन में स्टार्ट किया था चैप्टर सॉल्यूशन, बोले तो बिलेन चैप्टर की शुरुआत की थी और बिलेन चैप्टर के अब तक 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए। आज तीसरा लेक्चर जा रहा है जिसमें हम द्रव द्रव लिक्विड के बारे में बात करेंगे कि द्रव द्रव बिलेन क्या होता है, राउल्ट का नियम किस तरीके से काम करता है, आदर्श बिलेन अनादर्श बिलेन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी साथी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और लगातार शुरू से लेकर के लास्ट तक की वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि हर एक बच्चे को शुरू से लेकर के लास्ट तक की वीडियो को देखना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर बेटा आप तैयारी अच्छी करोगे तभी जाकर के रिजल्ट अच्छा आएगा, और रिजल्ट अच्छा आएगा तो बेटा आपके सपने आगे के साकार हो पाएंगे। अदरवाइज ब्रेकर लग जाएगा, आगे की सोच भी नहीं आप पाओगे। तो आगे सोचना है और आगे लगातार बढ़ते रहना। तो आप सभी लोगों से मेरा एक ही शब्द कहना है कि बेटा सतत मेहनत करना है, समर्पित हो जाना है, अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान रखना है। हर एक चीज को भूल जाओ जो तुम्हारे लक्ष्य से तुमको विचलित करती है। डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। सोशल मीडिया से उतना कनेक्टेड रहो जितनी जरूरत है, 1 घंटे 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे, इससे ज्यादा इसको टाइम नहीं देना। अगर इससे ज्यादा तुम टाइम दे रहे हो इसका मतलब तुम अपने जीवन को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हो। कहीं ना कहीं अपने फोकस को हटा रहे हो। अगर फोकस हट गया बेटा तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। कहते हैं बेटा हर एक चीज जिसको आप सीखना चाहते हो उस पर फोकस रहो, उसको सीखो। और अगर एक भी चीज की स्किल तुम्हारे अंदर डेवलप हो गई तो सफलता तुमसे दूर नहीं होगी। सफलता उस चीज में तुम्हारे कदमों को चूमेगी। ये मैं नहीं कहता, ये बहुत सारे लोग ऑलरेडी करके दिखा चुके हैं। जैसे अपने पास मिसाइल मैन के नाम से जानने वाला इंसान आप सभी लोग जानते हो, अपने प्यारे से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। इसी साथ स्वामी विवेकानंद जी हैं, जिन्होंने अपने कारनामों के दम पे पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। तो आप भी वो कर सकते हो जो आप सोचते हो, बस इसमें केवल और फोकस रहना है। लगातार अपनी लर्निंग को बढ़ाना ही और आगे बढ़ते जाना है। बर्निंग एंड लर्निंग इक्वल टू डिजायर। बर्निंग है और लर्निंग है बेटा तो डिजायर पूरी हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जलोगे और सीखोगे तो लगातार इच्छाएं तुम्हारी पूरी होंगी। हर एक इंसान जो सोचता है वो कर लेता है, बस उसे क्या करना होता है, उस पर फोकस्ड होकर के अपने काम को ईमानदारी के साथ करना है। और अभी तुम्हें सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारा एक ही काम होना चाहिए। वो काम है बेटा क्या? सिर्फ और सिर्फ पढ़ना 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 और अपने मंजिल को हासिल करना। जिस दिन तुम मंजिल को हासिल करोगे उसके बाद सारी चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी। तुम्हारे पास बीएमडब्ल्यू भी होगी, तुम्हारे माता पिता के चेहरे पे स्माइल भी होगी, तुम्हारा भी दुनिया में सम्मान होगा, पास पड़ोस वाले तुमसे भी नजरें मिलाएंगे। और जो कहते थे तुमसे ये नहीं हो पाएगा वो सब तुम करके दिखा सकते हो। लेकिन ये तभी होगा जब जलने की और सीखने की लगन होगी और डेडिकेशन होगा, तभी तुम कर सकते हो। तो भैया आज की क्लास में शुरुआत करेंगे हम लोग लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन से। राउल्ट के नियम तक का डिस्कशन होगा कि राउल्ट का नियम क्या था। सबसे पहले हम लिक्विड एंड लिक्विड विलेन पढ़ेंगे, फिर वाष्पशील द्रव क्या होते हैं, अवाष्पशील द्रव क्या होते हैं उसको जानेंगे, वाष्प दाब क्या होता है और वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं इसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, चर्चा को आगे ले चलेंगे, राउल्ट के नियम तक बढ़ेंगे। चलो भैया शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू से लेकर के लास्ट तक की वीडियो तक देखना है, बीच में स्किप करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और शुरू से लेकर के लास्ट तक देखोगे बेटा सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, दिमाग की बत्ती जल जाएगी। चलो भैया शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक अपना वो है द्रव द्रव विलयन। बड़े आप प्यार से राइटिंग से लिखना, द्रव द्रव विलयन। द्रव द्रव विलयन में द्रव द्रव क्या बेटा? विलयन। अंग्रेजी में कहते बेटा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अंग्रेजी में क्या कहते बेटा? लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। अब बेटा इसमें कंडीशन देखो, आज के पढ़ाई का क्रम क्या है, आज हम किस तरीके से इसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज द वाष्प दाब। वाष्प दाब बोले तो वेपर प्रेशर क्या है बेटा, आज पढ़ेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे। वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कशन आज होगा। और फिर हम पढ़ेंगे वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन से कारक हैं जो वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करेंगे वो डिस्कशन होगा। फिर हम बेटा बात करेंगे राउल्ट के नियम के बारे में कि राउल्ट का नियम क्या है और इसकी सीमाएं क्या हैं। फिर इसी क्रम में हम थोड़ी सी चर्चा पढ़ेंगे कि आदर्श विलयन क्या होता है बेटा और अनादर्श विलयन क्या होता है। आदर्श व अनादर्श विलयन के बारे में डिस्कस करेंगे। आदर्श व क्या बेटा? अनादर्श विलयन के बारे में अध्ययन करेंगे कि आदर्श व अनादर्श विलयन क्या होता है। टोटल ये 4 पॉइंट आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा और मजा आएगा बेटा शुरू से लेकर के अगर लास्ट तक तुम वीडियो को देखोगे तो। चलो भैया शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम समझते हैं बेटा
द्रव के बारे में, फिर हम चलेंगे वाष्पदाब के बारे में। सबसे पहले हम सीखते हैं द्रव कितने प्रकार का होता है। तो द्रव बेटा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है द्रव? एक, दो। एक का नाम है जो वाष्पशील है, एक द्रव होता है वाष्पशील, और एक होता है बेटा अवाष्पशील। जैसे नाम से पता है, वाष्प का मतलब जो आसानी से वाष्प में बदल जाए, मतलब जो द्रव से भाप बना सके, वो वाष्पशील है। जो द्रव से भाप में परिवर्तित ना हो, वो अवाष्पशील है। जो कमरे के ताप पे, अगर हम कमरे की ताप की बात करें, जो आसानी से द्रव से किस में बदल जाता है, जो आसानी से द्रव से भाप में बदल जाता है, दैट इज वाष्पशील। ये क्या है? वाष्पशील है। एग्जाम्पल देखो, जैसे पानी है, पेट्रोल है, ठीक है, परफ्यूम है, ये सब क्या है? वाष्पशील द्रव है, जिसकी हम स्मेल ले पाते हैं। वो सब क्या है? वाष्पशील। जो हवा में उड़े वो वाष्पशील है। जैसे पानी हवा में उड़ जाता है आसानी से, तालाब नदियां सूख जाती हैं, क्योंकि कारण इसका ये है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है, हवा में भाप बन करके ये पानी हवा में चला जाता है। तो वो सारे द्रव जो आसानी से भाप में परिवर्तित हो सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वाष्पशील। जैसे पानी है, पेट्रोल है, साथ ही साथ क्या है बेटा? अल्कोहल है। अल्कोहल भी उड़ता है बेटा। क्या होता है बेटा? अल्कोहल है, ये भी उड़ जाता है। ईथर होता है, ये भी उधर उड़ जाता है। ये सब क्या होते हैं बेटा? ये वाष्पशील द्रव है। अवाष्पशील द्रव का मतलब ऐसे द्रव जो भाप में परिवर्तित नहीं होते, ऐसे द्रव जो आसानी से भाप में परिवर्तित नहीं होते। जो आसानी से भाप में परिवर्तित नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं बेटा? अवाष्पशील द्रव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवाष्पशील। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल देखो, इसमें अगर हम तुमको एग्जाम्पल दें, तो इसका एग्जाम्पल जैसे क्या हो जाएगा, आपके पास जैसे सरसों का तेल है, तो सरसों का तेल हवा में उड़ता है क्या? नहीं उड़ेगा बेटा, ठीक है, अवाष्पशील हो जाएगा, ठीक है। या फिर बेटा इसमें हम क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल ले लो, कटोरी में भर करके रख दो, सालों साल रखा रह जाएगा, हवा में उड़ने वाला नहीं। तो जो स्मेल नहीं करता, जो जिसकी स्मेल रखे रहने पर जिसका मुझे अनुभव नहीं हो पाता, वो सब क्या होते हैं? अवाष्पशील होते हैं। जिसका अनुभव हम कर सकते हैं कि ये मान लो इस 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 रूम में अगर हम अल्कोहल रखेंगे, तो इस अल्कोहल की स्मेल पूरे रूम में बरकरार रहेगी। आप पहचान जाओगे कि हाँ भैया इस कमरे में कुछ रखा है। हम परफ्यूम मार देंगे, वो भी पहचान जाओगे। तो ये सब क्या है? वाष्पशील होते हैं। और जो आसानी से भाप में परिवर्तित नहीं होते, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? अवाष्पशील हो जाते हैं। तो हम आज जो भी पढ़ाई करेंगे, वो केवल और केवल वाष्पशील के लिए पढ़ेंगे। आज हम जो पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे? वाष्पशील के लिए पढ़ेंगे। वाष्पशील का मतलब जो आसानी से भाप में परिवर्तित हो जाएंगे, हम उनके लिए पढ़ाई करना शुरू करेंगे। तो वाष्पशील द्रव के लिए हम सबसे पहले जो पॉइंट डिस्कस करने चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वाष्पदाब। हम पढ़ते हैं वाष्पदाब क्या होता है। वाष्पदाब को अंग्रेजी में कहते हैं बेटा वेपर प्रेशर। क्या कहोगे इसको? इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेटा वेपर प्रेशर। की वेपर प्रेशर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा शानदार तरीके से समझने की जरूरत है कि वेपर प्रेशर होता क्या है। जैसे मान लो मैंने एक कंटेनर लिया है, और इस कंटेनर में भरा है बेटा क्या? पानी। पानी रे पानी तेरा मन कैसा रंगहीन है। मन कैसा है? रंगहीन है। बेटा मान लो इसको कहीं से हीट मिली, मौसम बदला, ठंडी से गर्मी हुई, गर्मी हुई तो भाप बनेगा ये। अगर ये भाप बनेगा तो मान लेते हैं ये ऊपर क्या है बेटा? भाप के कण है। ये ऊपर क्या आ गए बेटा? इसके भाप के कण आ गए। ऊपर इसमें क्या आ गया बेटा? ये ऊपर आ गए भाप के कण। तो ये हो गया बेटा भाप के कण। अब एक तरफ है पानी, दूसरे तरफ क्या है बेटा? भाप। एक तरफ है पानी, दूसरे तरफ क्या हो गया बेटा? भाप। अब आपको पता है नीचे का टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसलिए भाप में परिवर्तित हो जा रहा है। लेकिन जब ऊपर जाएगा तो यही भाप का ताप कम हो जाएगा। जब इस भाप का ताप बेटा क्या होगा? जब भाप, अब देखो नीचे से ऊपर की तरफ चलते हो, जैसे जैसे पहाड़ की ऊपर ऊंचाई पे जाते हो, धीरे धीरे तुम्हें ठंडी लगती है कि नहीं लगती? वैसे ही समझो, ये नीचे कंटेनर था, सरफेस के कांटेक्ट में टेम्परेचर ज्यादा था, और टेम्परेचर ज्यादा था तो पानी आसानी से किसमें बदल गया? भाप में बदल गया, क्योंकि यहाँ ताप ज्यादा है। जब ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा तो ये भाप पुनः किसमें बदल जाएगी? द्रव में बदल जाएगी। जब ये भाप द्रव में बदलती है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं बेटा संघनन। क्या कहते हैं बेटा? इधर हो रहा है संघनन। जब ये पानी से भाप में बदल रहा था, इसका मतलब ये क्या हो रहा था? वाष्पशील है, तो इसका हो रहा था वाष्पन। क्या हो रहा था बेटा? वाष्पन। एक समय ऐसा आएगा जब संघनन की दर और क्या हो जाएगी बेटा? वाष्पन की दर बराबर हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जितना तेजी से संघनन होगा, उतना ही तेजी से क्या हो रहा होगा? इसका वाष्पन हो रहा है। जब संघनन की दर और वाष्पन की दर आपस में बराबर हो जाएंगी, इस अवस्था को कहते हैं साम्य अवस्था। ये अवस्था हमारी कौन सी कहलाती है बेटा? ये हमारे लिए कहलाती है साम्य अवस्था। तो इस साम्य अवस्था पे क्या होगा? जितना तेजी से पानी भाप में बदल रहा है, उतना तेजी से भाप पानी में बदल रहा है। दोनों काम सीधे सीधे टाइम साथ साथ होता जा रहा है।
तो बेटा अगर ऐसी कंडीशन जब आएगी तो क्या होगा बेटा, ऐसी कंडीशन जब ये आएगी तो देखोगे ये जो वाष्प के कण है ना, ये बेटा जो वाष्प के कण है ना बेटा, ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, द्रव में कन्वर्ट होंगे। और जब ये द्रव में कन्वर्ट होंगे तो धीरे धीरे द्रव की सतह पर एक दाब लगाएंगे। ये द्रव की सतह पे एक क्या लगाएंगे, दाब। तो मतलब ये जो भाप के कण है ये द्रव की सतह पर एक दाब लगाते हैं, द्रव की सतह पे एक क्या लगाते हैं, दाब। ये जो दाब लगाते हैं ना बेटा, इसी को कहते हैं वाष्प दाब। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसी को कहते हैं वाष्प दाब। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वाष्प दाब। मतलब किसी वाष्पशील द्रव में साम्य अवस्था पर जब संघनन की दर और वाष्पन की दर आपस में बराबर हो जाती है तो भाप के कणों द्वारा, या फिर भाप को कह सकते हो बेटा वाष्प, भाप को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, वाष्प भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब समान है। तो कह सकते हो भाप के कणों के द्वारा या वाष्प के कणों द्वारा द्रव की सतह पर यह लगाया गया जो दाब है डेट इज कॉल्ड वाष्प दाब। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। समझ गए परिभाषा, परिभाषा में क्या लिखना है, पूरा कार्यक्रम समझ में आ गया। बोलो आया कि नहीं आया, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे समझाता हूं। अब मैं इसकी परिभाषा लिखना सिखाता हूं। परिभाषा में क्या लिखोगे, लिखो साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर जब वाष्पन की दर, जब वाष्पन की क्या बेटा दर एवं संघनन की दर, एवं क्या बेटा संघनन की दर, एवं संघनन की दर आपस में समान होती है, दर आपस में क्या हो जाती है, आपस में समान होती है, आपस में समान होती है, आपस में क्या होती है बेटा, समान होती है। तो वाष्प के कणों द्वारा, तो वाष्प के कणों द्वारा द्रव की सतह पर, द्रव की क्या बेटा सतह पर लगाया गया, सतह पर लगाया गया दाब, लगाया गया क्या बेटा दाब, क्या कहलाता है, द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा, वाष्प दाब कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है वाष्प दाब। ये क्या कहलाता है बेटा, वाष्प दाब। मतलब साम्य अवस्था की स्थिति है जब संघनन एक तरफ से हो रहा है, मतलब तेजी से क्या हो रहा है, जो भाप है वो द्रव में बदल रही है, और दूसरी तरफ जितना तेजी से द्रव किसमें बदल रहा है, भाप, जब दोनों की दर आपस में क्या होगी, बराबर आ गई, इस अवस्था को क्या बोलो, साम्य अवस्था। और साम्य अवस्था पर भाप के कणों के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया जो दाब है उसे क्या कहोगे, वाष्प दाब कहोगे। क्या कहोगे, वाष्प दाब कहोगे। ठीक है, उसे क्या कहोगे बेटा, वाष्प दाब। अच्छा, अवाष्पशील, अगर हम वाष्पशील द्रव की बात करते हैं तो वाष्पशील द्रव का कुछ ना कुछ तो वाष्प दाब होता है, लेकिन अवाष्पशील में तो भाप बनती ही नहीं है। भाप बनती नहीं तो उसका वाष्प दाब क्या होता है, जीरो होता है। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। ये पॉइंट आप सभी को क्या करना है बेटा, वाष्प याद रखना है। देखो वाष्पन को, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, हेडिंग डालना, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं बेटा ना जो वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं, कारक कौन कौन से कारक है जो वाष्प दाब को क्या करते हैं बेटा, प्रभावित करते हैं। अगर वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक पे चर्चा करना शुरू करें तो सबसे पहला कारक आता है क्या, सबसे पहले कारक आता है द्रव की प्रकृति। पहला कारक आता है द्रव की क्या बेटा, प्रकृति। पहला कारक ये, द्रव किस प्रकृति का है, वाष्पशील है कि अवाष्पशील है। दूसरा पॉइंट लिखना बेटा, द्रव की प्रकृति के बाद विलीय एवं विलायक के बीच कार्य करने वाला, विलीय एवं विलायक कणों के बीच, विलीय एवं विलायक कणों के मध्य कार्य करने वाला, कार्य करने वाला अन्योन्य प्रतिक्रिया बल, अन्योन्य क्रिया बल, ऐसे कर सकते हो, अन्योन्य क्रिया बल, अन्योन्य क्रिया बल, ये दो हो गया। तीसरे पॉइंट पे क्या पढ़ोगे बेटा, तीसरा पॉइंट क्या पढ़ोगे बेटा, ताप का प्रभाव। क्या पढ़ोगे, ताप का प्रभाव। और चौथा जो पॉइंट पढ़ोगे बेटा, अशुद्धि का प्रभाव। किसका प्रभाव पढ़ोगे बेटा, अशुद्धि का प्रभाव। अशुद्धि का क्या देखोगे बेटा, यहाँ पे प्रभाव देखोगे, ये यहाँ पे अशुद्धि का प्रभाव। टोटल कितने प्रभाव हैं बेटा, 4 प्रभाव है। ठीक है, चारों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, फिर आसानी से वाष्प दाब समझ में आ जाएगा। और जब तुम्हें वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले सारे कारक समझ में आ जाएंगे तो राउल्ट का नियम भी समझ आ जाएगा, मजा आ जाएगा। नोट कर लो बेटा, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालना द्रव की प्रकृति। क्या देखेंगे बेटा, द्रव की क्या बेटा, प्रकृति।
अगर हम द्रव की प्रकृति की बात करें तो द्रव दो प्रकार के हैं। द्रव कितने प्रकार के हैं बेटा? दो। अब तुम कहोगे कौन कौन से हैं सर? पहला है बेटा वाष्पशील द्रव। क्या है? वाष्पशील द्रव। और दूसरा क्या होता है बेटा? अवाष्पशील द्रव। एक है बेटा वाष्पशील द्रव और दूसरा क्या है बेटा? अवाष्पशील द्रव। ये जो वाष्पशील द्रव होता है इसका वाष्पदाब होता है, क्योंकि ये भाप में परिवर्तित होगा, वाष्पदाब होगा। इसका क्या होगा बेटा? इसका वाष्पदाब होगा। लेकिन जो अवाष्पशील द्रव होता है इसका वाष्पदाब 0 होता है, क्योंकि ये भाप में परिवर्तित ही ना होता। इसका वाष्पदाब क्या होता है बेटा? 0। अब तुम कहोगे इसका वाष्पदाब 0 क्यों है? क्योंकि बेटा ये भाप में परिवर्तित ही ना होता और भाप में बदलेगा नहीं, तो भाप कैसे दबाव लगाएगा? किस पे बेटा? द्रव की सतह पे। हमने सोचा था सर हम बाहर जाएंगे, सर हम बाहर निकलेंगे, मुलाकात कहाँ से होगी? सिंपल सा तरीका यही है, ठीक है, नोट कर लो इसको। तो ये हो गया द्रव की प्रकृति। दूसरा होता है अन्योन्य प्रतिक्रिया बल। दूसरा फैक्टर होता है अन्योन्य प्रतिक्रिया बल। अन्योन्य प्रतिक्रिया बल, अन्योन्य क्रिया बल, अन्योन्य क्रिया बल ले लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल। अब दो तरीके के पार्टिकल आपने लिए। मान लो आपने एक विलयन बनाया है। आपने एक क्या बनाया बेटा? विलयन। अब विलयन कितने लोगों से मिलकर के बनेगा? सबको पता है सर, ये विलयन बनेगा दो लोगों से मिलके। एक का नाम विलीय है और एक का नाम बेटा है विलायक। मान लेते हैं विलीय के रूप में आपने ए ले रखा है और विलायक के रूप में आपने क्या रखा है बेटा? बी। अगर हम विलयन के कणों की बात करें तो विलयन में कितने कण मिलेंगे? ए और बी के बीच के बॉन्ड के कण मिलेंगे। अगर हमारे पास शुद्ध विलीय है, क्या बेटा? शुद्ध विलीय मतलब एक दूसरे में मिलाया नहीं गया, तो आपको पता है यहाँ पे जो बंध बनेगा वो किसके किसके बीच में बनेगा? ए और ए के बीच में बनेगा। और दूसरे के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बी बी के बीच में बनेगा। लेकिन विलयन के अंदर में क्या बनेगा? ए बी के बीच में बॉन्ड बनेगा। सबको पता है दोनों मिक्स हो जाएंगे ना बेटा। तो ए कहते अपना अपना ना रहा, अपना सबसे बड़ा गद्दार निकला। जो पहले बंध ए के बीच में था अब उसको बी से प्यार हो जाएगा, ए बी के बीच में बंध बन जाएगा बेटवा। तो ए और बी के बीच में बंध बन गया। अब यहाँ पे दो कंडीशन है। हो सकता है दोनों जब आपस में मिले तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, एक दूसरे के बीच का जो प्यार है वो बेटा उमड़ करके बाहर आए। एक दूसरे के बीच का जो प्यार है वो ज्यादा उमड़ करके बाहर आए। अब बेटा जब इनके बीच का जो प्यार है वो ज्यादा उमड़ करके आएगा, इसका मतलब इनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी है। जिएंगे साथ में, मरेंगे तेरे हाथ में। 7 सालों का 7 जन्मों का इन्होंने एक दूसरे के साथ क्या कर लिया? वादा। तो दो कंडीशन है। हो सकता है कि ए बी के बीच में काम करने वाला जो फोर्स बल है, ए बी के बीच में जो काम करने वाला इंट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू ए और एज कंपेयर टू क्या बेटा? बी बी। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ए बी के बीच में जो लगने वाला बल है वो कमजोर हो। किससे बेटा? ए और बी बी के बीच में काम करने वाले बल से। बीबी के बीच में काम करने वाले किससे बेटा? बल से। ठीक है, बल से क्या हो जाए? कम। अब ये टोटल दो कंडीशन तो हमारे पास आई। टोटल कितनी कंडीशन आई? दो। जब ए बी के बीच का जो बॉन्ड है वो ज्यादा प्रबल है एज कंपेयर टू ए एंड बीबी, और जब ए बी के बीच का जो बॉन्ड है वो लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू ए एंड बीबी। दो तरीके के बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट किए। दो तरीके के क्या हुए बेटा? बॉन्ड यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहे हैं? एग्जिस्ट। अगर ए बी बॉन्ड की प्रबलता अधिक, अर्थात ए बी बंध की प्रबलता ज्यादा है, ये प्रबल बंध है, इसका मतलब जब ये एक दूसरे से जुड़ेंगे तो एक दूसरे से जुड़ेंगे किस बंध के द्वारा? तो ये एक दूसरे से जुड़ेंगे हाइड्रोजन बंध द्वारा। अगर ये प्रबल बंध के द्वारा जुड़ेंगे तो क्या इसके द्वारा भाप ज्यादा बनेगी? नहीं 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 नहीं, भाप बनना कम हो जाएगी। मतलब बंध बहुत प्रबल है, एक दूसरे का साथ छोड़ नहीं रहे। 7 जन्मों का साथ है, हम एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये आसानी से भाप में परिवर्तित होने वाले नहीं है। अगर ये आसानी से परिवर्तित होने वाले नहीं है, इसका मतलब जब कभी भी प्रबल बॉन्ड बनेगा, अन्योन्य प्रतिक्रिया बल बहुत ज्यादा काम कर रही होगी, इसका मतलब उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम। इसका मतलब अगर स्ट्रॉन्गेस्ट नेचर का बॉन्ड बन रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट नेचर का बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है बेटा सॉल्यूशन पार्टिकल के बीच में, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। लेकिन अगर वही बेटा दुर्बल तरीके का बंध काम करे, जैसे ए बी बंध की प्रबलता ए और बी बी बॉन्ड से कम है, तो ये वीकेस्ट नेचर का बॉन्ड है, मतलब दुर्बल प्रकृति का बॉन्ड बन रहा है। अगर दुर्बल प्रकृति का बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा वान डर वाल बंध। यहाँ पे क्या काम करेगा बेटा? वान डर वाल बंध काम कर रहा होगा। और वान डर वाल बंध जो होता है ये दुर्बल प्रकृति का बंध होता है, जिसके वजह से दुर्बल प्रकृति का ये क्या होता है बेटा? बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से वाष्प दाब क्या हो जाएगी बेटा? ज्यादा। इसको तोड़ना आसान होगा।
थोड़ा सा एनर्जी देखो, भाप ज्यादा बनेगी, भाप ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, जितनी ज्यादा भाप बनेगी उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। इसका मतलब यहां से आपने सीखा कि अगर मान लेते हैं जो सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल है, अगर इनके ये एक दूसरे से जुड़े हैं, किसके द्वारा, ये अगर एक दूसरे से जुड़े हैं वान डर वाल बॉन्ड के द्वारा, तो एक दूसरे से जब ये वान डर वाल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे तो ठीक है, अगर ये एक दूसरे से वान डर वाल बॉन्ड द्वारा जुड़ेंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। लेकिन अगर वही हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ेंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। नोट कर लोगे सारे बच्चे, सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे। अन्यों क्रिया बल हो गया, ठीक है। अब बेटा देखो, द्रव की प्रकृति होगी, अन्यों क्रिया बल हो गया, दो हो गया। तीसरा होता है ताप का प्रभाव। क्या होता है बेटा, थर्ड पॉइंट जो चलता है वो होता है ताप का प्रभाव। हेडिंग डालेंगे ताप का प्रभाव। क्या देखोगे बेटा, आज हम बात करेंगे ताप का प्रभाव। आपको पता है ताप जितना ज्यादा होगा, ताप कितना होगा, ताप जितना ज्यादा होगा बेटा, तो देखना वाष्प दाब जो होता है बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर, तापमान। तापमान जितना अधिक होगा वाष्प दाब उतना ही क्या होगा, ज्यादा। तो तापमान जितना ज्यादा होगा वाष्प दाब उतना ज्यादा होगा, सिंपल सा है। जितना ज्यादा ताप बढ़ाओगे उतना ज्यादा वाष्प बनेगा, और जितना ज्यादा वाष्प बनेगा उतना ज्यादा वाष्प दाब होगा। चौथा जो फैक्टर आता है वो है अशुद्धि, अशुद्धि की उपस्थिति। अशुद्धियों का क्या बेटा, प्रभाव। अशुद्धियों का क्या बेटा, प्रभाव। अगर मैं अशुद्धियों के प्रभाव पे चर्चा करूं तो किसके बारे में चर्चा करूं बेटा, अशुद्धियों के प्रभाव के बारे में स्टडी करूं तो किसकी अशुद्धि ज्यादा है, किसकी कम, ये सारी चीजें चेक करूं। तो इस क्रम में आप लोग देखोगे अशुद्धि के प्रभाव को अगर हम चेक करें तो देखो बेटा, अशुद्धियां क्या करती हैं, वाष्प दाब को कम करती हैं। तो ये याद रखना, जैसे मान लो तुम्हारे पास पानी है, पानी को अगर हम गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो जाएगा, तो वाष्प ज्यादा बनेगी 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अगर उसी में चीनी डालोगे तो अब वो उबलेगा 112 पे। इसका मतलब वाष्प बनने की दर को वो क्या कर दे रहा है, कम। तो जब हम क्या करते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं किसी शुद्ध चीज में, तो वो वाष्प दाब को क्या कर देता है, कम। वाष्प दाब जब कम हो जाता है, वाष्प दाब को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसके कहने का मतलब ये है, जो वाष्प दाब होता है ये अशुद्धियों के व्युत्क्रमानुपाती है। वाष्प दाब जो होता है ये व्युत्क्रमानुपाती है किसके बेटा, अशुद्धि की मात्रा। अशुद्धि के व्युत्क्रमान, जितनी ज्यादा अशुद्धि होंगी वाष्प दाब उतना ही क्या होगा, कम। अब इसके दो एप्लीकेशन है, एक मेरे पास विलायक होता है, और विलायक में जब हम विलीय डालते हैं तो विलयन बनता है। तो अगर तुमसे कोई कहे विलायक और विलयन में किसका वाष्प दाब ज्यादा है, तो आप हमेशा कहोगे कि जो विलायक होता है ये शुद्ध होता है, और इसका वाष्प दाब क्या होता है, ज्यादा। तो लिखना, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब सदैव ज्यादा होता है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब सदैव अधिक होता है। सदैव क्या होता है बेटा, सदैव अधिक होता है, अधिक होता है शुद्ध विलयन की तुलना में, अधिक होता है विलयन के वाष्प दाब की तुलना में, विलयन के वाष्प दाब की तुलना में, वाष्प दाब की क्या बेटा, तुलना में, वाष्प दाब की तुलना में, किसके तुलना में, वाष्प दाब की तुलना में। मतलब जो शुद्ध विलायक है उसका वाष्प दाब सदैव अधिक होता है किससे बेटा, विलयन के वाष्प दाब की तुलना में। नोट कर लेंगे ये पॉइंट, सारे बच्चे इस पॉइंट को नोट करेंगे, फिर हम आज की क्लास को आगे ले चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते बेटा, तो ये टोटल हमारे पास इतने सारे पॉइंट आए। ताप का प्रभाव आया, अशुद्धि का प्रभाव आया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पदार्थ के वाष्प दाब को, अब चाहे वो विलीय हो चाहे विलायक हो, शुद्ध पदार्थ के वाष्प दाब को, पदार्थ के क्या बेटा, शुद्ध पदार्थ के क्या बेटा, वाष्प दाब को, वाष्प दाब को पी नॉट से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा, पी नॉट से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा, पी नॉट से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा, इसको पी नॉट से लिखा जाता है। नोट कर लेंगे सारे बच्चे इसको, जल्दी 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 से। क्लियर हो गया, चलो बेटा आगे लिखते हैं, आगे लिखते हैं, आगे लिखते हैं, आगे लिखते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने चीज़ों को समझ लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बेटा राउल्ट के नियम पे आते हैं। किसके नियम पे आते हैं बेटा, राउल्ट के नियम पे आते हैं कि राउल्ट का नियम क्या कहता है। राउल्ट एक साइंटिस्ट है, राउल्ट का नियम, इन्होंने अध्ययन किया दो वाष्पशील द्रवों को लेकर के। इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया, दो वाष्पशील द्रव लिए, एक का नाम विलायक रखा और एक विलीय, दोनों को आपस में मिक्स करके एक विलयन देखा। और विलयन देखने के बाद इन्होंने क्या देखा, आंशिक वाष्प दाब, और इन्होंने क्या किया, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज को एक दूसरे से रिलेट किया। कैसे किया वो दिखाते हैं। इन्होंने सबसे पहले एक विलयन बनाया, एक क्या बनाया बेटा, विलयन।
और इस विलयन के दो कंपोनेंट लिए इन्होंने, एक ए और एक को बी। ए को बोला द्रव ए जो था ये भी वाष्पशील प्रकृति का था और ये भी क्या था बेटा, वाष्पशील प्रकृति का था। अभी दोनों क्या है बेटा, अलग अलग है, इसका मतलब शुद्ध है। अगर शुद्ध अवस्था में देखा गया तो इसका जो वाष्प दाब आ रहा था वो पी नॉट ए आ रहा था, इसका वाष्प दाब आ रहा था बेटा पी नॉट बी। इसका वाष्प दाब कितना आ रहा था, पी नॉट ए, और इसका वाष्प दाब क्या आ रहा था बेटा, पी नॉट बी आ रहा था। तो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से बच्चों क्या किया गया, इन दोनों वाष्पशील विलयों को आपस में मिलाया गया, तो क्या बन गया, विलयन। अब ध्यान सुनना, विलयन बन गया। और इन्होंने क्या कहा, अगर मान लो ये मेरे पास वाष्पशील द्रव ए है, ठीक है, ये वाष्पशील द्रव क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है, ये कंटेनर बनाया गया। ये वाष्पशील द्रव क्या हो गया बेटा, बी हो गया, ठीक है, इसका कंटेनर ये बनाया गया। शुद्ध अवस्था में देखा गया इसके भी वाष्पशील है तो इसमें भी कुछ ना कुछ क्या बनेगी बेटा, वाष्प बनेगी। और जब ये वाष्प बनेगी तो मान लिया गया इनकी वाष्प का वाष्प दाब जो है पी नॉट ए, शुद्ध अवस्था में पी नॉट ए है, इसमें भी कुछ वाष्प बनेगी बेटा। और मान लेते हैं कि इसका जो वाष्प दाब आ रहा है वो कितना आ रहा है, पी नॉट भी आ रहा है। दोनों को मिक्स करके एक कंटेनर बनाया गया जिसमें हमने क्या भरा है बेटा, विलयन। इसमें क्या भर दिया, विलयन। अब इस विलयन में ए भी प्रेजेंट होगा, बी भी प्रेजेंट होगा, इसमें इसको भी डाला गया, इसमें भी डाला गया। अब दोनों को जब डाला गया तो माना गया कि इस विलयन में जो ए है उसका एक्से मोल अंश उपस्थित है और जो बी प्रेजेंट है उसका एक्स बी अंश उपस्थित है। मतलब इस विलयन में ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए है और इसका मोल फ्रैक्शन कितना रखा गया, एक्स बी रखा गया। तो देखा गया इसका जो टोटल वाष्प दाब है, इसका इस विलयन का कुल आंशिक वाष्प दाब देखा गया कितना आया। एज्यूम किया गया कि इनका कुल आंशिक वाष्प दाब जो है वो कितना है बेटा, कितना मान लिया गया, पी मान लिया गया। तो क्या किया राउल्ट ने, राउल्ट एक गणितीय संबंध दिए, किसके किसके बीच में, गणितीय संबंध इन्होंने एक स्थापित किया। किसके किसके बीच में स्थापित किया बेटा, तो ये गणितीय संबंध इन्होंने स्थापित किया किसके बीच में, वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब को रिलेट किया किससे, आंशिक वाष्प दाब को रिलेट किया, आंशिक वाष्प दाब को क्या किया बेटा, रिलेट किया। किसके साथ रिलेट किया बेटा, किसके साथ रिलेट किया, मोल प्रभाज के साथ, अवयवों के किसके बेटा, मोल प्रभाज के साथ रिलेट किया। इन्होंने बताया जो आप विलयन मिलाने के बाद, जब दोनों अवयवों ए और बी को मिलाने के बाद जो आप क्या बना रहे हो, विलयन बना रहे हो, इस विलयन का जो आंशिक वाष्प दाब होगा पीए, मान लेते हैं कंपोनेंट ए का आंशिक वाष्प दाब कितना है, ए का आंशिक वाष्प दाब पीए है और बी का जो आंशिक वाष्प दाब है वो बेटा क्या है, पीबी है। तो इन्होंने कहा जो पीए होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि विलयन के अंदर में ए का कितना मोल प्रभाज है। तो पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बताया बेटा, एक्स से बताया। दूसरा इन्होंने बताया पीबी बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी, जितना ज्यादा बी का कंपोनेंट होगा उतना ज्यादा इसका आंशिक वाष्प दाब। मतलब इस विलयन में आंशिक वाष्प दाब उसका ज्यादा होगा जिसकी जिसकी जितनी मात्रा है। अगर ए की मात्रा ज्यादा है तो इस विलयन में ए का आंशिक वाष्प दाब ज्यादा होगा, बी की मात्रा है तो बी का आंशिक वाष्प दाब ज्यादा होगा। और इन्होंने कहा इस विलयन का जो टोटल आंशिक वाष्प दाब आएगा, टोटल पी, ये पीए प्लस पीबी के क्या होगा, सम के इक्वल होगा। मतलब ए का मोल प्रभाज, ए के आंशिक वाष्प दाब तथा बी के आंशिक वाष्प दाब को अगर आपस में जोड़ दिया जाएगा तो इस विलयन का कुल आंशिक वाष्प दाब निकल करके आएगा। अब देखो इन्होंने कहा पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स ए है, पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी है। तो यहाँ पे पीए बराबर क्या हो गया, इन्होंने बाद में बताया, ये जो पर्सनालिटी सिंबल हटाओगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा, डेट इज पीए इनटू में हो जाएगा पीबी। इसी तरीके से पीबी बराबर क्या लिखोगे बेटा, पी नॉट बी इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, एक्स बी। पी नॉट बी इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, एक्स बी हो जाएगा। अब यहाँ पे पीए क्या है, ए का आंशिक वाष्प दाब, ए का क्या है बेटा, आंशिक वाष्प दाब। अगर हम पी नॉट ए की बात करें तो ए क्या है, शुद्ध अवस्था का, शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब, अवस्था में ए का क्या बेटा, वाष्प दाब। ये भैया आपको दिया जाएगा, इसे आपको अलग से कहीं मिलना नहीं है, याद नहीं करना, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में। इसी तरीके से अगर तुमसे कहे पीबी क्या है तो बी का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब। अगर हम पी नॉट बी देखें तो क्या है, तो पी नॉट बी क्या हो जाएगा, बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब।
बी का शुद्ध अवस्था में क्या है बेटा, वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है। नोट कर लोगे सारे बच्चे इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर लेंगे बेटा, नोट कर लेंगे। नोट कर लिया। अगर इस विलयन का, अब इसके अकॉर्डिंग राउल्ट का नियम यही कहता है, राउल्ट का नियम ये कहता है कि यदि दो वाष्पशील द्रव विलयनों दो वाष्पशील द्रवों को मिलाकर एक वाष्पशील विलयन बनाया जाता है, वाष्पशील विलयन बनाया जाता है, वाष्पशील विलयन बनाया जाता है, तो क्या बेटा, तो क्या बनाया जाता है, तो विलयन के प्रत्येक अवयव का, तो विलयन के प्रत्येक अवयव का लिख देते हैं। प्रत्येक अवयव का मतलब अलग अलग है, विलीय का अलग, विलायक का अलग। प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक क्या बेटा, वाष्प दाब विलयन में उपस्थित, विलयन में क्या बेटा, उपस्थित, विलयन में उपस्थित उसके अवयव के मूल प्रभाज के, उसके अवयव के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये बात किसने बताई बेटा, समानुपाती होता है। ये बात किसने बताई, ये बात बताई है राउल्ट ने। अर्थात राउल्ट के नियम के अनुसार क्या लिखोगे, अर्थात राउल्ट के नियम के अनुसार, अगर हम राउल्ट के नियम के अनुसार लिखेंगे तो ए का जो आंशिक दाब है वो XA के बराबर होगा, PB का जो आंशिक वाष्प दाब है वो PB के बराबर होगा। पर्सनालिटी सिंबल हटाओगे तो PA बराबर हो जाएगा P नॉट A इंटू में XA, और PB बराबर क्या लिखोगे बेटा, P नॉट B इंटू में XB। ये इक्वेशन फर्स्ट है बेटा, ये इक्वेशन सेकंड है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, अगर हम 1 व 2 को जोड़े तो आपको पता है PA प्लस PB बराबर क्या हो जाएगा, P। तो P बराबर क्या लिखोगे, P नॉट A इंटू में XA और P नॉट B इंटू में क्या हो जाएगा, XB। यही राउल्ट का समीकरण है, यही राउल्ट का क्या है बेटा, समीकरण है। ठीक है, तो आज की चर्चा में हम चीजें यहीं तक देखेंगे, इसके आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में होगी। फिर राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन का वर्गीकरण करेंगे। आदर्श किसे कहा जाता है, अनादर्श किसे कहा जाता है, कौन कौन से एग्जाम्पल आदर्श विलयन के हैं, कौन से अनादर्श विलयन के हैं, स्थिर क्वाथी विलयन क्या होता है, ये सारी चीजें इसके आगे डिस्कस की जाएंगी। थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा टाइम लगेगा, इरिटेट नहीं होना है, बड़े प्रेम से कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो आज की चर्चा को बेटा यहीं पे समाप्त करेंगे, अगली चर्चा होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज, मिलते हैं अगली क्लास में।